चलिए अब आज का जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो है ग्रेविटेशन चैप्टर पे। तो सबसे पहले जो ग्रेविटेशन चैप्टर है उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं बोर्ड पे। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो एक ऐसा फोर्स होता है जिसके कारण से हमेशा दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करती हैं। ये फोर्स कभी रिपल्सिव नेचर का नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे लेट अस सपोज एक बॉडी है, मान लीजिए ये बॉडी है ए और ये बॉडी है बी। अगर इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो दोनों एक दूसरे की तरफ ही खींचेंगी, कभी एक दूसरे से दूर नहीं भागेंगी। जैसा कि आपने मैग्नेट में देखा होगा, मैग्नेट एक दूसरे की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाती हैं और एक दूसरे से रेपल भी हो जाती हैं। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी होता है, उसके साथ साथ वो रिपल्सिव भी होता है। बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये मैं क्या बता रहा हूँ? ग्रेविटेशनल फोर्स के कैरेक्टर बता रहा हूँ पहले, ठीक है। उसके बाद देखिए आपने यहाँ पे लिखा मैंने दूसरा पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटरवेनिंग मीडियम। क्या मतलब हुआ इस बात का? एक बॉडी है ए नाम की, एक बॉडी है बी नाम की, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला दिया है जो लेक्चर में आगे मैं बताऊंगा। अभी मान लीजिए कि हमने किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर लिया और ये ग्रेविटेशनल फोर्स मान लीजिए आ जाता है 500 न्यूटन। अब समझ लीजिए इस बात का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि ये जो बॉडी है ए नाम की, ये बी नाम की बॉडी को अपनी तरफ 500 न्यूटन की ताकत से खींचती है और बी नाम की बॉडी भी ए नाम की बॉडी को 500 न्यूटन की ताकत से खींचेगी। क्योंकि तीसरा पॉइंट ये कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक्शन और रिएक्शन पेयर में काम करता है। मतलब अगर मैं किसी बॉडी पे 500 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के उसे अपनी तरफ खींच रहा हूं तो सिमिलरली वो बॉडी भी मुझ पे 500 न्यूटन के ही फोर्स से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। वापस से आते हैं इस बात पे कि इंटरवेनिंग मीडियम से ये इंडिपेंडेंट कैसे है। अभी आप देखिए कि इन दोनों बॉडी के बीच में कुछ नहीं है, मतलब इन दोनों बॉडी के बीच में एयर है और अभी इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 500 न्यूटन है। अब इन्हीं दो बॉडी जिनका मास अभी भी वही है और उनके बीच की डिस्टेंस अभी भी वही है, मैंने इसके बीच में किसी थर्ड बॉडी को खड़ा कर दिया। लेट अस सपोज मैं खुद इनके बीच में खड़ा हो गया, थर्ड बॉडी को खड़ा कर दिया। अब क्या होगा? अब भी बॉडी ए और बॉडी बी के बीच में 500 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा। यही मतलब है इस लाइन का, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटरवेनिंग मीडियम। ओके, ये तीसरा पॉइंट पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर बनाते हैं। फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे जितना लगाएगी, सेकंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पे उतना ही लगाएगी, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट नॉन कांटेक्ट फोर्स इन नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे वीकेस्ट फोर्स है। देखिए पूरे ब्रह्मांड में हमने 3-4 तरह के फोर्सेस के बारे में बात की है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। बस यही 3-4 तरह के फोर्सेस होते हैं। बाकी जितने भी तरह के फोर्स आप सुनते हैं, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, बेयंड फोर्स हो गया, वो सब इन्हीं में से किन्हीं न किसी दूसरे फोर्स के रूप होते हैं। जनरली 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं दुनिया में, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उनमें से सबसे कमजोर फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स और ये नॉन कांटेक्ट है। इट मींस दो बॉडी को एक दूसरे से टच कराने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए मैं बॉल को हिट करना चाहता हूं बैट से, तो ये जरूरी है कि मैं बॉल को बैट से टच कराऊं तभी तो हिट कर पाऊंगा। तो बॉल पे जो फोर्स लग रहा है बैट के जरिए वो कांटेक्ट फोर्स है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स है। जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इसे छोड़ देता हूं तो अर्थ इसे अपनी तरफ खींच लेगी, जबकि अर्थ और इसके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट है और नॉन कांटेक्ट है। और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। ये हमने अपनी अर्थ के लिए एक स्पेशल नाम दे दिया है। मतलब ये हुआ कि अगर दुनिया में किन्हीं दो बॉडी के बीच में फोर्स लगेगा तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन अगर
हमारी अर्थ किसी पे फोर्स लगाने लगे, हमारी अर्थ किसी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने लगे तो हम उसे ग्रेविटी। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब क्या हो, जो न्यूटन साहब हैं उन्होंने ग्रेविटेशन के ऊपर एक लॉ बनाया है, और खास बात यह है कि ये लॉ यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब ब्रह्मांड में सब जगह लगेगा। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि अर्थ पे ही लगेगा न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ, कि अर्थ पे जितनी चीजें उन पे अप्लाई होगा, पूरे ब्रह्मांड में यूनिवर्सल लॉ है, कहीं पर भी ये लॉ फेल नहीं है, इसलिए न्यूटन ने इसे यूनिवर्सल लॉ बोला है। लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ध्यान से देखिए, एवरी टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स। इस लाइन से ये भी पता लगता है कि ये यूनिवर्सल लॉ है। एवरी टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स, हर दो बॉडी, जैसे ये दो बॉडी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, लेकिन ये एक दूसरे से इसलिए नहीं चिपक रही क्योंकि इन दोनों पर उससे भी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ ने लगाया हुआ है। इसलिए अगर मैं छोड़ूंगा इन्हें तो ये नीचे गिरेंगी, ना कि एक दूसरे से चिपकेंगी, लेकिन इनमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट करती हैं विद अ फोर्स, फोर्स से। ठीक है, अब आगे लिखा है कि जो फोर्स लगाया जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब मोटा मोटा मामला ये है कि ये जो लॉ लिखा गया है ग्रेविटेशनल फोर्स का, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये आपको न्यूटन के ग्रेविटेशन, दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का मैथमेटिकल फॉर्मूला देने वाला है। इसके जरिए हम दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जो स्टेटमेंट लिखी गई है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में बदलते हैं और देखते हैं फॉर्मूला क्या बनता है। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है ए नाम की, और मान लीजिए कि इसका मास है m1, इसका कुछ मास है, मैं 10 किलो ले लूं, 20 किलो ले लूं, तो मैंने मान लिया कि इसका मास है m1। और मेरे पास एक और बॉडी है, मान लीजिए बी नाम की, और इसका मास है m2। अब न्यूटन आपके हिसाब से ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो उन्होंने बोला ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इनके बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इनके जो मास है, जैसे ये मास है m1, ये मास है m2, तो इनके मास के प्रोडक्ट के m1 मल्टीप्लाई m2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो ये जो लाइन लिखी थी हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया, ये रहा। और साथ के साथ क्या बोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो ग्रेविटेशनल फोर्स निकलेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया ये वाला साइन लगा के आपको 1 बाय, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1 अपॉन में जिसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो लिखना है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ध्यान से देखो, डिस्टेंस हमेशा दोनों बॉडी के सेंटर से लेनी है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस काम नहीं करेगी, डिस्टेंस काम करेगी दोनों बॉडी के सेंटर से। और मान लीजिए दोनों बॉडी के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है d। इसीलिए जो मैंने पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे थे ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो आप चाहे तो उसमें एक और कैरेक्टर बढ़ा सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, मतलब दोनों बॉडी के सेंटर के बीच में लगता है ये। तो क्या बोला है न्यूटन ने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है 1 अपॉन, उल्टा करना है हमको। अब इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करके हम फॉर्मूला बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, f, ये साइन एज इट इज है तो इसे एज इट इज लिखेंगे, और ये दोनों चीजों को इनटू कर देंगे, यानी कि m1 m2 तो था ही, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन डी स्क्वायर भी चला जाएगा। f प्रोपोर्शनल m1 m2 को 1 से इनटू करेंगे तो m1 m2 बाय डी स्क्वायर। अब देखिए जो फॉर्मूला निकला है ना, इसमें प्रोपोर्शनल का साइन अभी है,
तो जब न्यूमेरिकल करेंगे तो प्रोपोर्शनल के साइन के साथ तो न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, इसलिए प्रोपोर्शनल का साइन हटाना पड़ेगा। और हमको पता है जब प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम इक्वल लगाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना होता है राइट साइड में। तो यहां जो कांस्टेंट लगेगा वो लगेगा कैपिटल जी, कैपिटल जी। और जी कौन है? वेयर जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए जो जी है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जैसे न्यूटन का ये जो लॉ है ये यूनिवर्सल लॉ है, इसी तरीके से जो जी की वैल्यू है वो भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इट मींस ये वैल्यू जो मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा ये भी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में एक बार जो वैल्यू लिख दी उतनी ही मानी जाएगी, ये कभी बदलती नहीं है। और न्यूटन ने इसकी वैल्यू दी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑब्लिक केजी स्क्वायर, ऐसा यूनिट के साथ लिख रहा हूं। और पॉइंट के 2 प्लेस तक ही लिखा है मैंने, 3 प्लेस तक भी लिखा जा सकता है, 1 तक भी लिखा जा सकता है। तो ये जी की वैल्यू हो गई, मतलब ये फॉर्मूला आ गया दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का। इससे हम दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जी की वैल्यू हमें पता है, ये तो इतनी ही रखी जाएगी हमेशा। m1 मतलब होगा पहली बॉडी का मास जो किलोग्राम में होना चाहिए, अगर ग्राम में है तो पहले किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। m2 मतलब दूसरी बॉडी का मास, वो भी किलोग्राम में। और d का मतलब है इनके बीच की डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर, और डिस्टेंस के लिए ऐसा यूनिट है मीटर। तो अगर ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में होना चाहिए, वो हम कन्वर्ट करना जानते हैं, वो सब रखेंगे। तो दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स